हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग हिस्ट्री की क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत अवर पास्ट पे चर्चा कर रहे थे और हम लोग आज एक नए चैप्टर पे इस पे चर्चा करेंगे। चैप्टर 10 देखेंगे, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप तैयारी के फॉर्म में हैं, अगर आप सीखने के फॉर्म में हैं, बिगनर्स हैं या पढ़ लिख रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं, तो देख सकते हैं कि हम बात कर रहे थे, अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखेंगे कहीं ना कहीं अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जीएस मेंस जीएस के रूप में देखेंगे, मेंस के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे हिस्ट्री जीएस में आप देखेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं आप अगर यूपी का सिलेबस देखेंगे तो प्राचीन साहित्य जुड़ा हुआ है, आप याद रखिएगा। अगर पॉइंट देखें साथ, अगर यूपीएससी की तैयारी में जाएंगे तो आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इंडियन सोसाइटी, हम आपको बार बार वही चीज़ बता रहे हैं, आपको फॉर्मेशन है ये, ठीक, इस चीज़ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, यूपीएससी सीएससी यूपीपीसीएस नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रशासनिक पद लेना चाहते हैं, राज्य सेवा का पद लेना चाहते हैं, आईएएस में पद लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं चैप्टर 10, देखेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री की पहले पाठ्य पुस्तक आप देखें चर्चा कर रहे हैं, तो अब व्यापारी वर्ड आए, राजा हो गए, देखिए तीर्थयात्री आने लगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सम्राट के बारे में पढ़ा, लोग आए, व्यापार पहले भी थे, लेकिन अब क्या हुआ, ट्रेडिंग चीज़ें आने लगेंगी। भाई एशियन काल में ट्रेडिंग शुरू हो चुकी थी। अब हमने बताया था कि 16 महाजनपदों के बाद क्या थे, अब साम्राज्य आपस में बड़े होने लगे, तो वो साम्राज्य क्या है, वहाँ के आप सम्राट राजा कहलाए, राजा सम्राट कहलाए। अब जब सम्राट हुए जो है, तो क्या हुए, बहुत से हिस्सों से अब एक दूसरे के यहाँ तीर्थयात्री आने लगे, पर्यटक आने लगे। जैसे आप घूमने जाते हैं कहीं पर्यटक के रूप में, तो आप देखेंगे उसी पर्यटक के रूप में राजा के दरबार में आने लगे, या यहाँ की कला संस्कृति को समझने के लिए लोग आए। जब पर्यटक तीर्थयात्री के रूप में आए, तो आप बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्रियों का नाम जान सकते हैं जिन्होंने यहाँ की समाज व्यवस्था पे लिखा, राजा के बारे में लिखा। आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आए थे, तो आप देखेंगे उन्होंने यहाँ की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, क्या कैसे कैसे हायरार्की सिस्टम थी, सारी चीज़ों का उन्होंने लिखा हुआ है उस सोसाइटी, मतलब उस किताब में हम बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इस तैयारी के बाद में, तो हम इस चैप्टर के पहले पार्ट पे चर्चा कर रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं पार्ट 1 में। हमने आपको बताया, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो आपका यूपीएससी में है, यूपीपीसीएस में है, अदर स्टेट पीसीएस में नेट है, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके क्या है, अगर आप इस फॉर्म में तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इनको देख सकते हैं। वनडे एग्जाम में तो हिस्ट्री के क्वेश्चन फैक्ट के रूप में भी पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट में भी पूछे जाते हैं, और क्या है, कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। 3 तरीके से हैं। तो हम बात कर रहे हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी आपको हिस्ट्री के रूप में पहली बार क्लास 6 दे रही है। तो देखेंगे उत्तर के काले पालिश के बर्तनों पर आपने पढ़ा है, पिछले बार पढ़ा था आपने, कहाँ, जब उत्तर के काली पालिश मतलब हस्तिनापुर या उत्तर एरिया में आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो जो काले पालिश के बर्तन हैं, मतलब उत्तर के इलाके में, अगर इस हिस्ट्री के डिवीजन करेंगे तो इस हिस्से में जो है ये पालिश, तो आप देखेंगे, अगर आपका पीटी पॉइंट आप इसे पढ़ा, यहाँ से बनाना है क्वेश्चन, सीधे नहीं पूछा जाएगा। मतलब भारत के उत्तरी इलाके में जो है काले पालिश वाले बर्तनों की प्राप्त हुई है या पाए गए हैं, ऐसे स्टेटमेंट बनेगा। आप आगे बढ़ें, ये खूबसूरत बर्तन हैं, ख़ास तौर पर इनकी कटोरियाँ देख सकते हैं, थालियाँ देख सकते हैं, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से आपको मिले हैं। तो इस जैसे ये उत्तर के काले बर्तन थे, क्योंकि हम व्यापार की बात कर रहे हैं, तो इसके खास एरिया इनका ये था, लेकिन आप देखेंगे भारत या उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में भी पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ भी आए तो कहीं ना कहीं व्यापार हुआ है, ट्रेड हुआ है, ठीक है, आपस में आप देख सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इन जगहों पर बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। आप समझ सकते हैं कि पहले क्या थी, पहले विनिमय व्यवस्था थी, ठीक है, कौड़ी व्यवस्था थी, लोग लेते थे कुछ कौड़ियों के रूप में, ऐसे जो जैसी जहाँ की मुद्रा थी। विनिमय व्यवस्था भी एक मुद्रा का प्रकार है, याद रखिएगा। अगर इकोनॉमी की टर्म में बात करें, आप देखेंगे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, ठीक है। आप देखेंगे जैसे यहाँ तो बनते ही थे, इसके साथ हो सकता है कि फिर यहाँ बनने लगे। मतलब आज की अगर हम बात करें, आज की अर्थव्यवस्था में, तो देखेंगे क्या है, जैसे आप देखेंगे कि मेट्रो हमने बताया था, या एप्पल की यूनिट आप क्या, मोबाइल अमेरिका का
जो है कॉन्सेप्ट है, यूनिट इसकी चाइना में लगी हैं और अब हो सकता है आने वाले समय में भारत में भी बनने लगे। तो ऐसी बात हो सकती है। तो यहाँ कैसे पहुँचे, फिर यहाँ बनते थे क्या, ये अनुमान लगा सकते हैं आप देखेंगे यहाँ से वहाँ से क्या है, व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। हो सकता है कि यहाँ से व्यापारी ले जाके यहाँ बेचते हों, हो सकता है फिर यहाँ उन्होंने बनाना सीख लिया हो सकता है एक बार व्यापारी के साथ कोई टेक्नीशियन आया हो, उसने व्यवस्था को सीख लिया हो और वो यहाँ जाके बनाने लगा हो। लेकिन उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल इस एरिया के डेमोग्राफिक में थी कि नहीं थी, ये भी समस्या हो सकती है। तो आप देखेंगे हो सकता है कुछ बदलाव के साथ। तो आप देखेंगे जो टेक्निक होती हैं, जो टेक्स होती हैं, एक एरिया से दूसरी एरिया में जाती हैं तो वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ के डेमोग्राफिक के हिसाब से भी या वहाँ की मिट्टी जैसी जो चीज़ें बनती हैं उस हिसाब से उसमें बदलाव लाए जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी व्यवस्थाओं में आप देखेंगे कुछ चीज़ें आपको मॉडिफाई मिलेंगी। जैसे इंडियन कल्चर में बात करेंगे तो आप देखेंगे क्या है, बंगाल की कला संस्कृति को वहाँ की क्लाइमेट के अनुसार वहाँ ढालनी पड़ी। नॉर्थ इंडिया में अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से ढालनी पड़ी। तो आप खान पान संस्कृति को भी इस तरीके से समझें। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे दक्षिण भारत। तो आप देखेंगे दक्षिण भारत में क्या है, सोना मिलता था, आज भी मिलता है, मसाले मिलते थे तो आज भी मिलते हैं, खास तौर पर काली मिर्च। तो आप भी आज भी काली मिर्च खाते हैं तो आज भी वहाँ मिलती है। और कीमती पत्थर, तो कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है काली मिर्च। कीमती पत्थरों के लिए आप देखेंगे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, आपको एक लिस्ट बताई थी पिछले वीडियो में, देख सकते हैं। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में क्या क्या मिलता है, ये चीज़ें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। तो याद रखें कि काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि काला सोना बुलाते थे। अब वहाँ काली मिर्च की आवश्यकता क्यों थी, तो आप बता दें, गरम मसाले काली मिर्च का हिस्सा है। तो देखेंगे क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट क्या थी, इतनी सर्दी थी, जो वहाँ के लोगों को क्या इसकी ज़रूरत थी, अपने खाने पीने में यूज करते थे, जिससे क्या था उनको उनके जो खाना था वो जल्दी डाइल्यूट या कह सकते हैं कि उनके व्यवस्था का हिस्सा बन गई, क्योंकि वो उनको ज़्यादा दिन तक जो है उसमें लगा के जो है कर सकते थे, किसमें, फ्रिज में रख लेते थे, तो काफ़ी लंबे समय तक चलती थी उनका खाना पीना। या देख सकते हैं कि उनके खाने में हिस्सा बन गया, क्योंकि उनकी वो क्लाइमेट या वहाँ की सर्दी के हिसाब से सर्दी पड़ती थी रोमन साम्राज्य में, तो काले सोने के मतलब काली मिर्च की उनको ज़रूरत पड़ी। आप देखेंगे व्यापारी, आप देखेंगे काली मिर्च पैदा हुई कहाँ, नॉर्थ इंडिया की जलवायु, वो साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया की जलवायु आप देखेंगे कहीं ना कहीं टेम्परेट देखें सब जैसे है, आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय, सब उष्णकटिबंधीय के रूप में। लेकिन क्या है इसकी क्लाइमेट, काली मिर्च क्या सर्दी रोमन साम्राज्य में पैदा हो सकती थी, हो सकता है वहाँ की क्लाइमेट ऐसी ना हो, वहाँ की जो है डेमोग्राफी क्या कहें कि मिट्टी की संरचना ऐसी ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक जगह नहीं उगती, लेकिन वहाँ की मांग है तो वहाँ वो चीज़ पहुँचती है। तो व्यापारी इन चीज़ों को पहुँचाते थे। तो व्यापारी व्यापार करेंगे तो उन्हें क्या होगा, आपको जैसे यहाँ से इन्होंने वो चीज़ खरीदी और यहाँ गए तो इन्होंने क्या है यहाँ खरीदी, इसमें लागत लगी, यहाँ ट्रेडिंग जो व्यापार आने जाने की लागत है वो सभी उस वस्तु में जोड़ते हैं, यही आपकी ट्रेडिंग है, देख सकते हैं आप इसे। तो व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों से पहुँचाते थे। अब समुद्री जहाज़ व्यापारी थे तो जहाज़ वाले भी व्यापारी हो गए, तो व्यापारी को व्यापारी सहायता दे रहे हैं तो उनका सामान पहुँचा। अब सामान जहाज़ों से भी अब जहाज़ों को क्या है उन्हें भी किराया चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप देखेंगे फिर आप देखेंगे सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे, पहले जहाज़ों से फिर सड़कों। तो अर्थव्यवस्था में व्यापारी से व्यापारी कैसे जुड़ते गए, आप देखेंगे दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। आप जाएंगे मतलब आप देखेंगे इसी व्यापार के हिस्से में, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आप दक्षिण भारत जाएंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता था। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन समय में क्या है दक्षिण भारत में ऐसे अनेक सिक्के मिले हैं, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत में अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन समय में या कहेंगे एशियंट समय में आप देखेंगे जो है इतिहास में आप देखेंगे प्राचीन समय में रोम के साथ भारतीय उपमहाद्वीप का अच्छा व्यापार था। दोनों स्टेटमेंट पूछा जा सकते हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि उन दिनों रोम के साथ अच्छा व्यापार चल रहा था, मतलब भारत का रोमन व्यापार प्राचीन समय से चला आ रहा है, आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब आपसे एक पहली से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम बता सकती हो कि सिक्के भारत में कैसे पहुँचे होंगे। व्यापार हुआ तो व्यापारी रोमन के सिक्के भारत लाए होंगे, यहाँ से क्या किया है उन्होंने, यहाँ से वो सिक्के दिए और यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से क्या किया होगा,
यहाँ से वो सामान लेके गए होंगे। ये तो पहली व्यवस्था बनती है। दूसरी व्यवस्था ये बनती है कि हो सकता है जैसे आज क्या है, आप भारतीय रुपया को अमेरिका में लेके जाएंगे तो अमेरिका में तो चलेगा नहीं, तो आपको कन्वर्ट कराया जाए, तो एक कन्वर्टेशन बीच में बैठे हो तो वो इस सिक्के को क्या है यहाँ बदल देते होंगे यहाँ की मुद्रा के हिसाब से। फिर आप देखेंगे या कुछ मुद्रे आप लेके आएंगे तो आप देखेंगे आपके पास पहुँच जाएगी। तो हो सकता है कि रोमन सिक्के हो सकता है सोने चांदी के बने हो, तो व्यापारी उन्हें सोने चांदी के रूप में ले लेते हों और उन्हें सामान देते थे। पहली व्यवस्था है, हो सकता है कन्वर्टर बैठे हों, आप देखेंगे उससे बदल देते हों। फिर वो कुछ अपनी मुद्रा अपने पास रखते हैं, हो सकता है यहाँ आए हो तो यहाँ छोड़ के चले गए हों, ये भी व्यवस्था है। आप देखेंगे व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। तो आप देखेंगे भारत की खोज करने के लिए पश्चिमी देशों ने कितनी कोशिश की। आए थे भारत खोजने, पहुँच गए कहाँ गए थे, वेस्ट इंडीज पहुँच गए या नॉर्थ अमेरिका पहुँच गए, देखेंगे फिर दक्षिणी अमेरिका पहुँच गए। तो आप देखेंगे इसे तो व्यापारियों ने कई सारे रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, समुद्र के किनारे किनारे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। देख सकते हैं कि बहुत सारे व्यापारी ऐसे काम करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। तो देखिए नाविक कितना अच्छा ज्योग्राफी का जानकार था, हवाओं के जानकार थे, उन्हें ज्योग्राफी की समझ थी। तो क्लाइमेटोलॉजी उनका सबसे अच्छा होगा मेरी समझ में। तो देख सकते हैं इस क्लाइमेटोलॉजी को। तो नाविक मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाकर क्या करते थे, अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे उस साथ ही क्लाइमेटोलॉजी के साथ ओशनोग्राफी भी उनकी अच्छी होगी। तो देख सकते हैं कि वे अफ्रीका तथा अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो आप देखेंगे उन्हें जब अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से भारत के मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे पहुंचना चाहेंगे तो उन्हें क्या है वहाँ की जैसे ओशनोग्राफी पता होगी, कैसे कहाँ निकलें, ढूंढ सर्च किया होगा। फिर वहाँ की क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से चले होंगे कि कैसे कहाँ रुकना है। तो आप देखेंगे तो दक्षिण भारतीय मानसूनी के साथ चलना पसंद करते हैं। तो दक्षिण भारतीय दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जिसे आज आप जानते हैं, ये उस समय हो सकता है किसी और नाम से जानी जाती हो उनके शब्दों में, तो इसका नाम दिया गया है दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसी से आप देखेंगे भारत में क्या है वर्षा भी होती है। क्वेश्चन आपसे कई बार पीटी में पूछा जा चुका है। हम बात कर रहे हैं मानसूनी का हवाओं का फायदा। नाविक देखेंगे व्यापार, तो आपसे पूछा जाए कि जो है रोमन व्यापारी क्या है मानसूनी का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जो है भारत के साथ यात्रा में मानसूनी जो नाविक थे, जो पश्चिमी व्यापारी के जहाज़ के नाविक थे, वो आप देखेंगे मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाकर भी अपनी व्यापार का फ़ायदा लेते थे या लाभ लेते थे। आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाए बता दीजिएगा। फिर आपसे कहेंगे दूसरा क्वेश्चन कि वो भारत आने के लिए जब पश्चिमी व्यापारी अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट के इस महाद्वीप के पश्चिम में पहुँचना चाहते थे, वो अफ्रीका या अरब के पूर्वी तटों के सहारे भी उपमहाद्वीप पे पहुंचना चाहते थे पश्चिमी तट पे। तो आप देखेंगे इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन आपसे बना जाए कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना वो पसंद करते थे। ये क्वेश्चन तो आपसे स्टेटमेंट में कभी भी पूछा जा सकता है, तो पूछा जाए बताइएगा आप। तो आज भी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलती हैं और इसका भारत के जो है जिस पे कहें क्लाइमेटोलॉजी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप देखेंगे लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। जहाज़ों के निर्माण की प्रक्रिया आप देख सकते हैं कैसे बनता था। आप देखेंगे समुद्र तटों से लगे राज्य, तो देख सकते हैं प्राचीन समय में जितने भी तटों से लगे हुए राज्य थे, आप देखेंगे ज़्यादा अच्छे व्यापार के रूप में, ट्रेड के रूप में उभरे। पहला क्वेश्चन आपसे। दूसरा पॉइंट अगर बात करें कि ज़्यादा समृद्ध थे, तो आप देखेंगे आज भी भारत के जो तटों से लगे हुए राज्य हैं वो ज़्यादा समृद्ध है, क्योंकि वो क्या है उनके पास ट्रेडिंग व्यवस्था है, वो ट्रेडिंग कर लेते हैं या उन्हें वहाँ के रोजगार मिलता है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग का बड़ा तटीय प्रदेश है। ठीक है, आप देखेंगे क्या है भारतीय उपमहाद्वीप ऐसे मैप बनाना नहीं आता मुझे, ज्योग्राफी कम आती है, ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे ऐसे करेंगे और भारत का मैप बना डालिए जैसे बनाना चाहें। ठीक है, बना दिया। तो ये है दक्षिणी तट, देख सकते हैं दोनों तरफ क्या है समुद्र है। आप देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। आप देखेंगे नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान भी सबसे उपजाऊ है। देखिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ने लगे ज्योग्राफी, तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम लोग ज्योग्राफी बन गए, ज्योग्राफिशियन हो गए। तो आप देखेंगे समुद्र तटों से लगे राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़े तटीय प्रदेश हैं, आपको लगेगा कि ये ज्योग्राफी में तो है नहीं, हिस्ट्री में आपको मिलने पढ़ने को ना, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, देखिए ज्योग्राफी तैयार हो गई आपकी।
ठीक है, तो पहला पॉइंट पीटी। लेकिन इसे अगर हिस्ट्री से जोड़ा जाएगा तो रोमन व्यापारी क्या करते थे, हिस्ट्री भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में तटीय प्रदेशों के साथ जुड़े या व्यापार करते थे। तटीय प्रदेशों के जो है आप देखेंगे क्वेश्चन, इनमें बहुत से पर्वत, पहाड़, पर्वत, कभी कभी बिहार वाली भाषा निकल आती है हमसे, तो कोई नहीं, हर भाषा अच्छी है। तो आप देखेंगे इनमें बहुत से पहाड़ हैं, पठार हैं, नदी के मैदान हैं, ठीक है, कहाँ, दक्षिण भारत में। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत में कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन से पठार हैं, पठार क्या होते हैं, पहाड़ क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, पहाड़ और पठार को डिवाइड क्यों किया गया, जबकि दोनों भी आप देखेंगे कभी कभी ऊंचाई के समान आपको लगेंगे ये तो बराबरी है। इससे तो कभी आपको ये भी कभी कभी लगेगा कि पठार ज़्यादा ऊंचा है और पहाड़ उससे कम ऊंचा होगा। पठार की ऊंचाई आपको ज़्यादा दिख सकती है, कहीं कहीं ऐसे एग्जाम्पल दिखेंगे, लेकिन उसे फिर भी पठार दिया गया। तो आपके कुछ उसके पर्वत पठार के बनाने के कुछ आधार हैं ज्योग्राफी में, आप उन्हें पढ़ें, देख सकते हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में आप देखें कावेरी का मैदान उपजाऊ है, तो आप कावेरी के बारे में जानें कि कावेरी कहाँ से निकलती है और कावेरी का मैदान उपजाऊ क्यों है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की कैसे आप देखेंगे कि उसकी सब जो सब्सिडरी रिवर कावेरी नदी की जो अन्य रिवर्स हैं वो कैसे जुड़ी हैं, कावेरी कितनी बार कितने टापू बनाती है, कहाँ बिगड़ती है, कैसे बनती है, कितने झरने बनाती है, कावेरी पे कितने प्रकार के कौन सा झरना है, वो भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी तैयार होगी आपकी। मैदानी इलाकों में आप देखेंगे तथा तटीय इलाकों में आप देखेंगे सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति बढ़ गई। तो आप देखेंगे जो मैदानी इलाके तथा तटीय इलाके थे, आप देखेंगे जो तटीय इलाकों का हिस्सा है, मैदानी मतलब ये भारत बना है। आप देखें ज्योग्राफी बनाने की कोशिश कर, मैं आप ये ना कहना कि मैप बनाना नहीं आता, देखिए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन जाए तो आपको बना के दिखा सकते हैं। ठीक, बन गया, ठीक है, ये बना मैप। अब है ये भारत के तटीय इलाके, मान लीजिए ये मान लीजिए तमिल है, ठीक है, तमिलियन हैं अपने भाई लोग। तो आप देखें इस तमिलियन में आप देखेंगे इनका क्या है, ये हिस्सा है, तो आप देखेंगे ये क्या है, केरला बना है, इधर से केरला बना देते हैं, इधर से आंध्रा बनाते हैं, अब तो अलग से है, तो आप इधर कर्नाटका बनाते हैं और इधर महाराष्ट्र बनाते हैं। तो आप देखेंगे इनमें आपको क्या है, बहुत सारे जैसे समुद्र तटीय है, तो आप देखेंगे कि क्या है, यहाँ आप क्या है, बहुत सारे बीच बीच में तटीय मैदान मिलेंगे। इनसे इनके क्या है, तो इस तटीय मैदानों में यहाँ की जलवायु से, यहाँ की क्लाइमेटोलॉजी से और ओशनोग्राफी का हिसाब से यहाँ की फॉर्मेशन हुआ और यहाँ की ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। यहाँ क्लाइमेटो के हिसाब से यहाँ क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। जैसे आपको काली मिर्च चाहिए थी, अब उत्तर भारत में काली मिर्च उगाओगे तो उगेगी नहीं, कारण है कि यहाँ की ज़मीन, यहाँ की जो डेमोग्राफी अलग अलग है, क्लाइमेटोलॉजी। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है, दोनों की व्यवस्थाएं अलग हो गई। तो इसलिए तटीय इलाकों में क्या है, इनकी जो संपत्ति थे, क्योंकि एक तो तटीय इलाकों से जुड़े हुए थे, दूसरा क्या था, वहाँ ट्रेडिंग व्यवस्था हुई। तो क्या हुआ, जब वहाँ के राजा संपत्तिशाली तब हुए जब वहाँ के लोगों ने ट्रेड किया, और राजा है तो वहाँ क्या है, सरदार हैं, तो सरदारों के माध्यम से आप देखेंगे सरदार हुए, आय बढ़ी और लोगों की आय बढ़ी। तो देख सकते हैं कैसे कैसे सभी इलाकों में बनी। तो ये डेमोग्राफिक इंडियन सोसाइटी से जोड़ सकते हैं। आप देखेंगे संगम कविताएं, आप संगम कविताएं सुन सकते हैं कभी, अगर आपको समझ में आए तो आप देखेंगे संगम कविताओं में एक नाम मिलता है मूवेंदार की। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन कभी पीटी में पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। मिलती है, ये तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। तो आप देखेंगे मूवेंदार का मतलब है तीन मुखिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संगम कविताओं में मूवेंदर की हमको चर्चा मिलती है, मूवेंदर का अर्थ क्या है, तो हिस्ट्री में आपको बताया गया है तीन मुखिया। और संगम कविताओं में कौन सी जो है कविता है, कविताओं में तो आप मूवेंदर पूछा जाए, मूवेंदर क्या है, तो आप बताएं संगम कविताओं में या तो संगम कविता मिलेगी या तीन मुखिया मिलेगा, या हो सकता है कविता नाम लिखे कि मूवेंदर की चर्चा कविताओं में मिलती है। इसका प्रयोग करके तीन शासक के रूप में होता है, तीन शासक के परिवारों के होते मुखियाओं के रूप में किया जाता है। कौन से, चोल, चेर, पांड्य, ठीक है। पूछा जाए आपसे कि तीन मुखिया क्या हैं दक्षिण भारत में, तो क्वेश्चन आपसे बनाएंगे कि चेल, चेर, पांड्य। आपसे पूछा जाए मूवेंदर क्या है, तो बताना चोल, चेर, पांड्य, ठीक है, मूवेंदर। तो आप देखेंगे सीधे सीधे कभी क्वेश्चन बने पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में क्या है, करीब शक्तिशाली माने जाते थे। आप देखेंगे उत्तर भारत में राजाओं का जैसे विकास हो रहा था, उसी तरीके से दक्षिण भारत, पहले राजाएं अलग अलग हुए थे। जो आज हम दक्षिण भारत का हिस्सा है, वो कभी भारत का हिस्सा रहता था, नहीं रहता था। आप देखेंगे फॉर्मेशन बनता बिगड़ता रहता था भारत का, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप सेम था, जैसा आज है वैसा ही उस समय रहा होगा, ठीक है। थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, आप देखेंगे जैसे क्या है
इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में क्या है, एक तरफ हिस्सा जो हम बात करेंगे ज्योग्राफी में, तो ये देख सकते हैं कि एक तरफ आप देखेंगे हिमालय की ऊंचाई ऊंची है, एक तरफ क्या है नीची है। तो आप देखेंगे क्या है, इधर का बल और इधर के बल के हिसाब से क्या है, एक प्लेट है आपके टेक्टोनिक प्लेट, वो असर के हिसाब से इस हिस्से का जो है ऊंचाई बढ़ गई, इस हिस्से की ऊंचाई नहीं बढ़ी। तो आप देखेंगे ये भी अभी हम ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे। इन तीनों मुखियाओं के आपने दो दो सत्ता केंद्र थे। आप देखेंगे इन तीनों मुखियाओं के क्या था कि मान लीजिए 3 मुखिया हैं, ठीक है, 1 2 3, तो इनके क्या दो दो सत्ता के केंद्र इन्होंने फिर क्रिएट किए, ठीक है। तो देखें इनमें से एक तटीय हिस्से में, मतलब एक जो तटीय हिस्से में बनाया, दूसरा अंदरूनी हिस्से में, तो दूसरा हिस्सा अंदरूनी हिस्सा इसी तरीके से इन्होंने चुना। इस तरह 6 केंद्रों में बहुत से महत्वपूर्ण थे, 6 केंद्र में 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन था पुहार या कावेरीपट्टनम। क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है यूपीएससी में, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पीटी में पूछा, फिर से पूछा जाएगा कि जो पुहार कावेरीपट्टनम किसका था, तो चोलों का था। दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो मदुरै कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पांड्यों की राजधानी कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कई सारे केंद्र बने। हम बात कर रहे हैं अब, ये मुखिया दोनों से नियमित रूप से क्या है, कर के बजाय उपहार मांगते थे। पहले उपहार सिस्टम चलता होगा, आप देखेंगे लोग कभी कभी ये क्या कहते हैं, जो ट्रेडिंग सिस्टम आते थे व्यापारी, वो क्या कहते, कर की बजाय वहाँ राजा उपहार ले लेते थे, या राजा के लिए वो उपहार लाते, राजा खुश होकर उन्हें क्या कहते थे, जाइए हमने आपको व्यापार करने का आदेश दे दिया। तो आप देखेंगे तो कभी कभी, ठीक है, राजा खुश होंगे तो व्यापारी ऑटोमेटिक समृद्ध होंगे। तो आप देखेंगे कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे, आसपास के इलाकों से जो है शुल्क वसूल करते थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे करते था, तो मुखिया थे वो, तो नियमित रूप से कर की बजाय उपहार की मांग करते थे, तो उपहार लेते थे। फिर वो उपहार लेने के साथ राजा खुश हुआ तो वो क्या करते, कभी कभी सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे, या आपस में इलाकों पे शुल्क कर वसूलते थे। दोनों चीज़ें हो गई आपसे, आप देख सकते हैं कि राजा खुश हुआ उपहारों से, फिर सैनिक अभियानों पर निकले पड़ते थे, और आसपास के इलाकों से शुल्क कर वसूलते थे। 2 तरीके के कर हो गए, आप देख सकते हैं, ठीक। कर व्यवस्था आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, एक तो उपहार के रूप में कर नहीं लेता था, उपहार लेता था, राजा खुश हुए। फिर अंदर की बात आएंगे कि 2 सेंटर थे ना, तो आप देखेंगे पहले सेंटर पे उपहार ले लिया, दूसरे सेंटर से क्या लेंगे, तो आप देखेंगे तो इन इलाकों से कर वसूले जाते थे। इनमें से कुछ धान वे अपने आसपास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों मतलब नाते रिश्तेदारों सिपाहियों कवियों में बांट देते थे। और संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिख डाली। तो आप देखे थे कि राजा अपने दरबार में कुछ रखते थे, आप देखेंगे जो क्या थे जो तो उनसे कविताएं सुनते थे, और उन कविताओं के रूप में आप देखेंगे उन्हें वो उपहार रूप में देते थे, कीमती जवाहरात देते थे। आपने देखा होगा कई सारी पिक्चरों में राजा खुश हुए और अपनी माला उतार के दे दी कि हम खुश हुए तुमसे, तो वही उपहार के रूप में होते थे। तो कीमती जवाहरात हुए, सोने चांदी। हम इंटरटेनमेंट के पार्ट का बात कर रहे हैं कि आपको हंसते हंसाते पढ़ाना है, तो आप देख रहे हैं कि कीमती जवाहरात, सोना, कभी घोड़े, कभी हाथी, कभी रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे वो, ठीक है। आप देखे होंगे सोना चांदी, वो अपने हाथ की अंगूठी निकाल, कभी माला निकाल के, जाइए हम खुश हुए तुमसे, तो कई बार खुश हो जाते थे लोग और मिल जाता था, तो देखते थे। तो हम बात कर रहे हैं प्रजाति, देखें प्रमुख नगर और पत्तन, अभी हमने आपसे बताया, एक पुहार या कावेरीपट्टनम। पुहार क्या है, पत्तन था ट्रेडिंग। जैसे हम बात करें तो आप देखेंगे इसमें पुहार ढूंढिए, तो आपको देख सकते हैं पुहार ये है, ठीक है, चोल का हिस्सा है, याद रखना। इसे ही कावेरीपट्टनम भी बोला जाता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा, मैप में देख लीजिए। और फिर आप देखेंगे ये अर्कामेड्यू है, महाबलीपुरम है, तो ये इस्ता है, ये पल्लव है, कांचीपुरम है, ये चोल हैं, पांड हैं, तो चेर हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सभी हिस्से जुड़े हुए थे। और उसी समय अगर भारत के उत्तर भारत की व्यवस्था पर नज़र डालेंगे आप, तो देख सकते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ठीक। तो मेंस पॉइंट, तो उत्तर भारत की राज व्यवस्था कैसे क्रिएट हो रही थी उस समय जब चोल चार पांड्य थे, तो देखिए थानेसर मतलब हर्षवर्धन, मथुरा मतलब आप देख सकते हैं, कन्नौज देख सकते हैं, प्रयाग देख सकते हैं, उज्जैन देख सकते हैं, पाटलिपुत्र नालंदा को जान सकते हैं। उस समय की व्यवस्था में आप इन्हें देख सकते हैं। तो आप देखेंगे, आप अगर इन संकेतों को सुने, ये आंतरिक राज्य हैं, ठीक है। बाहरी राज्य आप देख सकते हैं, इस रूप में आप ये बाहरी राज्य के रूप में थे। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये आर्यावर्त, तो आप इसे आर्यावर्त के रूप में जान लें कि आर्यावर्त कौन सा हिस्सा है, तो आप देखेंगे आर्यावर्त के रूप में इस हिस्से को जाना जाता है, ठीक। आर्यावर्त प्राचीन काल में किसे बोला जाता था, तो इसे आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन पीटी में आपसे पूछा जाए कभी, तो याद रखिएगा कि आर्यावर्त कहाँ पे है।
देखिए छोटी सी एनसीईआरटी क्लास 6 की है, आपको आर्यव्रत बता रही है। बड़ी बड़ी किताबों में आपको आर्यव्रत का चर्चा नहीं मिलेगी, कहाँ पे एग्जैक्टली है। आप इस आर्यव्रत को यहाँ से देख सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा आर्यव्रत, आप ठीक इस चीज़ को हम बात करेंगे आगे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में आप देखेंगे सातवाहन नामक एक राज्य का प्रभाव बढ़ा। उसी समय आप देखेंगे बहुत सारे राज्यों से राज्य निकलते, क्योंकि सरदार क्या होता है, किसी अगर कमज़ोर शासक हुआ तो वहाँ के सरदार करेगा क्या, उस कमज़ोर शासक को अपदस्थ करेगा, हटा देगा, या प्रजा वहाँ की हटा देगी। तो एक सातवाहन राज्य का नामक सातवाहन राज्य का कभी ऐसे ही प्रभाव जो है ये क्या होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा, उत्पत्ति हुई होगी। फिर धीरे धीरे उसने अपना प्रभाव बढ़ा क्योंकि राजा शक्तिशाली हुए। तो सातवाहनों का आप देखेंगे सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, याद रखना। राजा पूछा जाए किसके शासनकाल का, सातवाहन का। आप देखेंगे यहाँ लिखा है गौतमीपुत्र सतकर्णी, मतलब गौतमी उनकी माता का नाम है। मतलब सत्ता जो चलती थी वो मात्र सत्तात्मक थी, याद रखना कि मात्र सत्तात्मक रूप में लिखना इसे। तो आप देखेंगे सत्ता के रूप में, तो इसे आप याद रखें कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्या थे, माता का वंश लिखा जा रहा है, या उनकी माता का नाम जो पुत्र अपने आगे लिखता था। दक्षिण भारत में आप देखेंगे जो आज भी नाम चले आ रहे हैं, तो उनमें क्या है, उनके पिता, उनके जो है बाबा का नाम जुड़ते जुड़ते आप देखेंगे बड़ा सा लंबा नाम होंगे। आप बहुत सारे अपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम याद करके पूरा देखिए, आपको पता लगेगा। आप देखेंगे उनके बारे में हमें उसकी माँ देखिए गौतमी बलश्री की एक अभिलेख से पता चला। ये गौतमी को तो देखेंगे, गौतमी जो बलश्री थी एक अभिलेख लिखवाती हैं। तो आप देखेंगे महिलाओं का योगदान, उस समय दक्षिण भारत में महिलाओं का योगदान क्या था या शासन व्यवस्था में, तो आप इसे मेंस पॉइंट आप इसे लिखें। वह है अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण भारत के स्वामी कहे जाते हैं, आप देखेंगे। और अन्य सभी जो है सातवाहन शासक दक्षिण भारत के स्वामी कहे जाते थे, इन्हें स्वामी कह के बुलाया जाता था। दक्षिण भारत आप देखेंगे आज भी दक्षिण भारत की व्यवस्था में आपको क्या मिलेगा, स्वामी वर्ड अलग अलग नामों में मिलेंगे, आप अभी जोड़ सकते हैं। दक्षिण भारत का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत, दक्षिणापथ का मतलब क्या है, पीटी कभी पूछा जाए पीटी पॉइंट से दक्षिणापथ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, याद रखिएगा। हम देखेंगे पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम से प्रचलित था। तो श्री सतकर्णी ने क्या किया, पूर्वी तथा पश्चिमी तथा दक्षिणी तत्वों पर अपनी सेनाएं भेजी क्या, वहाँ पे लोग अपनी व्यवस्था क्रिएट करने के लिए। तो सतकर्णी साहब काफ़ी युद्ध लड़े हैं, याद रखिएगा। अब पूछ रहे हैं, देखिए फिर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या तुम बता सकती हो, मतलब बूझो पहली बता सकती हो, बूझो पूछ रहा पहली से कि सतकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था। ठीक, आपसे क्वेश्चन है, आपसे ध्यान रखनी है, क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था क्रिएट क्यों करना चाहते थे। तो आप देखिए रेशम मार्ग की कहानी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, रेशम मार्ग हमने आपको बताया सिल्क रूट पे आज चाइना क्या करता है, आप प्राचीन सिल्क रूट को लेकर आज चाइना उसी सिल्क रूट पर क्या है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेडिंग सिस्टम करने के लिए क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी सक्सेसफुल है। तो आप देखेंगे रेशम मार्ग की कहानी सुनाते हैं कि इसके लिए आज चाइना क्यों इतना जो है अपने मन में बैठा हुआ कि हम सिल्क रूट के स्वामी हैं। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते रहे होंगे। कि रेशमी मार्ग की कहानी सुना रहे, अभी अंदर की कहानी बाद में जानेंगे। तो रेशमी कपड़ा तैयार करते थे। आप देखते हैं रेशम के रुमाल की बात आप क्या करेंगे, आंदोलन का हिस्सा है भारतीय मूवमेंट का। ठीक है, याद रखिएगा। तो रेशमी रुमाल छुड़ा हुआ है, तो रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। आप देखेंगे रेशम के कपड़े, जहाँ रेशम के कीड़े पाए जाएंगे, रेशम तैयार होता होगा। भारत में कहाँ कहाँ रेशम पाया जाता है, कर्नाटका में कौन कौन सा रेशम पाया जाता है, दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ रेशम कितने प्रकार का पाया जाता है, असम झारखंड में कौन सा रेशम पाया जाता है, भारत में कितने प्रकार के रेशम होते हैं, रेशम की पता जानकारी होगी तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल, आप देखेंगे शहतूत वाले की बात हो रही है, तो रेशम के कीड़े से क्या है कच्चा रेशम निकाल कर सूत की कताई की जाती है। आप देखेंगे दक्षिण भारत की जो क्लाइमेटोलॉजी है वो सूत के हिसाब से बेटर है, तो इस सूत की कताई होती है। वेस्टर्न हिस्से में जाएंगे, गुजरात महाराष्ट्र के हिस्से में जाएंगे, तो आप देखेंगे फिर उनसे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की प्रक्रिया में आप देखेंगे तकनीक का सबसे आविष्कार सबसे पहले कहाँ था, चीन वालों ने किया। तो देखेंगे करीब 7000 साल पहले हुआ।
हम आपको ये भी बता दें, हम इस रेशम की कहानी को चर्चा या सूत काटने की चर्चा पे आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी में चर्चा कर चुके हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। हम देखेंगे इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा। तो चाइना ने बहुत सारी चीज़ें आज भी छिपा रखी हैं, पहले भी सुना है, मतलब चोर था चाइना, पहले भी अपनी व्यवस्था को दिखाना नहीं चाहता था। तो उन्होंने हज़ारों साल तक दुनिया को छिपाए रखा कि हमारी टेक्निक कोई भी नहीं बताना चाहता। आज तो क्या है, आज तो ऐसी व्यवस्था है, आपकी टेक्निक है तो आप इसका क्या करेंगे, जो है आप ट्रेडमार्क ले लेंगे, हमारी टेक्निक है, आप लाखों करोड़ों में बेच सकते हैं, खेल सकते हैं। तो देखेंगे तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक दुनिया से छिपाए रखा, चाहे स्याही हो, चाहे अन्य टेक्निक हो, सूत हो, चाय हो, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने क्या है छुपा रखा है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आज भी हैं जिसे टेक्निक हो सकता है चाइना छिपा के रखा हो, दुनिया में इलाज उसका ना हो सकता है आज भी चाइना क्या है, चाइना में कुछ ऐसी टेक्निक छिपा के रखी हो कुछ लोगों ने कि हम नहीं बताएंगे, हो सकता है इसका प्रचार प्रसार होगा, हमसे छीन ली जाए। तो हो सकता है वहाँ के कबीलों के पास हो सकता है वहाँ की जनजातियों के पास वो टेक्निक हो जो आज पूरे विश्व के लिए क्या है एक वरदान साबित हो वो टेक्निक। क्योंकि चाइना में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। अगर एशियंट काल में देखेंगे तो देखेंगे चीन से पैदल क्या होते थे, पैदल घोड़ों ऊँट से कुछ लोग दूर दूर तक जगहों पर जाते थे। भारत से आज भी बहुत सारे दर्रे हैं जहाँ से क्या है चाइना और इंडिया के बीच क्या ट्रेडिंग होती है या अन्य देशों के साथ ट्रेडिंग होती है। तो सिल्क रूट की बात कर रहे हैं, याद रखना सिल्क रूट का निर्माण आप देखेंगे इंडिया चाइना कहाँ कहाँ से दिखाने की बात कर रहा है, भारत क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने साथ ही रेशमी कपड़े भी वो ले जाते थे। ठीक है, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। जिस सिल्क रूट मतलब इसी पे चाइना चल रहा है कि यही सिल्क रूट है और इसी पे उसने क्या है एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है ट्रेडिंग के लिए। यूरोप के बहुत सारे पार्ट देशों में बहुत सारे शहरों को ये सिल्क रूट कवर करता है, याद रखना प्राचीन काल वाला। तो याद कभी कभी चीन के शासक क्या करें ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम के कपड़े भेजते थे। तो क्या करेंगे ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को कौन भेजता था, चाइना भेजता था। तो आप देखेंगे जो चाइना का सिल्क रूट है वो कहाँ है, पश्चिमी एशिया होते हुए जा रहा है, ईरान को कवर कर रहा होगा, पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। तो आप देखेंगे यहाँ से रेशम के बारे में आपको क्या मिलेगी जानकारी भी पश्चिम की ओर फैल गई धीरे धीरे। क्योंकि छिपाते छिपाते करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। तो देख सकते हैं कि क्या होगा, फिर धीरे धीरे रेशम की चर्चा हुई कि रेशम सिल्क रूट है, सिल्क कपड़ा है। आज भी रेशम आप देखेंगे फैशनेबल है, लोग पहनते हैं। तो आप देखेंगे कि पश्चिम की ओर से फैली करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनने का एक फैशन बना। मतलब फैशन आप देखेंगे क्या फ्रांस के शहर से फैशन निकला हुआ है। तो आप देखेंगे रेशमी कपड़ा पहनना उनका फैशन बना। आप देखेंगे इसका मतलब ये नहीं कि फैशन बना। तो आज की फैशन की बात करें उस समय तो सिल्क चाइना वाले सबसे ज़्यादा फैशन करते होंगे क्योंकि उनके पास टेक्निक थी, तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। पहले चाइना का उस समय दौर रहा होगा 2000 साल पहले क्या चाइना के कितने टुकड़े के बहुत सारे कबीले साम्राज्यों में बटा हुआ था, आपस में लड़ते थे, सिल्क सभी जगह बनती थी। आप देखेंगे आज भी जितने महीन काम है तो कहीं ना कहीं आप चले जाएं नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं या फिर आप जो है तिब्बत चले जाएं या चाइना की तरफ चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे महीन काम होंगे। अब तो हालांकि बहुत सारी टेक्निक फैल गई है। भारत में आपको अन्य हिस्सों में आपको रेशमी सिल्क रूट के बहुत सारे हिस्से मिलेंगे कि यहाँ भी सिल्क रूट दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका फॉर्मेशन कहीं ना कहीं चाइना की तरफ जा रहा है। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से भी शुल्क मांगा करते थे। ठीक है, जो आसपास लोग रहते व्यापारियों से क्या शुल्क लेते थे क्योंकि वो वहाँ से निकलते थे। तो क्या होता नजराना देना पड़ता, नहीं दोगे तो हम तुम्हें रोक लेंगे। क्या होता था ये आज की व्यवस्था में क्या है, आज की व्यवस्था में इसे बोलते हैं दादागिरी। तो आप देखेंगे तो रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से शुल्क मांगते थे। अब देखिए हम आपको ये रेशम शुल्क आप मानचित्र में आपको सिल्क रूट दिखा रहे हैं तो देख सकते हैं। इस आप अगर इस हिस्ट्री के मैप में जाएंगे, ठीक, आप एटलस में भी देख सकते हैं हिस्ट्री का मैप होगा, देखेंगे कि रेशम मार्ग एक मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में था। देखिए कितने सिल्क रूट हैं। ये मार्ग कुशाल शासकों के नियंत्रण में था। हम इस पर क्लास 6 में 10th में इसमें चर्चा कर रहे हैं इसी चैप्टर में। देखेंगे ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे, इस रूट को देखेंगे और इस रूट को देखेंगे ये मार्ग ईरान फारस के शासकों के नियंत्रण में था। अगर हम इसकी बात करेंगे इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। तो कैसे नियंत्रण रहा होगा, तो ये क्या है सिंबॉलिक हैं उस समय के हिसाब से आज दिखाया गया कि ये सिल्क रूट थे। तो आप देखेंगे
सिल्क रूट की कहानी। इसमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। आप देखेंगे सिल्क रूट तो बहुत एक सिल्क रूट दिखाया गया, लेकिन बहुत सारी उसकी शाखाएं थी। तो आप देखेंगे चाइना का जो सिल्क रूट है उसके बहुत सब पार्ट हैं सिल्क रूटों के रूप में। आप देखें बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफे जरिए लाभ मिलता था। इसी सिल्क रूट पे कब्जे के लिए आप देखेंगे वहाँ के उस समय के प्रेजेंट टाइम के शासकों ने क्या हुआ है, कई बार इस पर कब्जे किए, बिगड़े, फिर कोई और आया शासक, उसने कब्जा किया, धीरे धीरे ये चलता रहा। इसके बदले इन शासक इन व्यापारियों से अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों की आक्रमणों से रक्षा करते थे। यही मतलब लुटेरे, जैसे आप क्या था कि आप यहाँ से निकलेंगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे। ये सिल्क रोड है। आज भी क्या है, व्यापार सिस्टम अगर क्रिएट है तो आप देखेंगे क्या आप सामान्य व्यापार की क्रिएट करेंगे। राज्य के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। आप जाते हैं राज्य के पास व्यापार करने, बाई रोड जाते हैं तो आपको व्यवस्था सुरक्षा देती है। ठीक है, आप धीमे चलें वो सुरक्षा व्यवस्था का अंग है, आप सही चलें वो भी सुरक्षा व्यवस्था का अंग है। आपको जगह जगह क्या है, बहुत सारी अब चिकित्सालय या रोड पे आप देखेंगे आजकल क्या पीपीपी मॉडल पे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, चौकियाँ बनाई गई हैं आपकी रक्षा के लिए। यही सारी चीज़ें हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। तो कुषाण भारत से किस प्रकार जो है संबंध है आप इस पर देख सकते हैं। इसको क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा महत्वपूर्ण, तो पीटी में कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मारिएगा इसे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। तो कुषाण का मतलब मध्य एशिया, पश्चिमोत्तर भारत, याद रखिएगा कुषाणों का। तो इस क्वेश्चन का एरिया पूछा जाए तो याद रखिएगा। हम देखेंगे पेशावर और मथुरा इनकी दो शक्तिशाली केंद्र बने। आप देखेंगे कभी क्या होता है, फिर आप इसी साथ आप देखेंगे जब पेशावर और मथुरा इनकी केंद्र में आता है तो मथुरा क्या है, सिल्क में आ जाता है, वहाँ के सूती वस्त्रों के फेमस हो जाता है। और आप जाएंगे तो आज भी आपको इसका असर दिखाई पड़ेगा। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था, तो तक्षशिला आप देख सकते हैं। ठीक है, पेशावर देख सकते हैं, मथुरा देख सकते हैं। हिस्सा पीटी में पॉइंट पूछे जाएंगे, याद रखिएगा इसे। हम बात कर रहे हैं इसके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंध के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। अलग अलग रूट हुआ करते थे। आप देखेंगे कि इनके शासन कुषाण के समय एक सिल्क रूट की क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकी एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंध नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे पीटी में, आप लगाइएगा। फिर भी जहाज़ों द्वारा क्या रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्यों तक ये पहुंचाया जाता था। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदा करेगा। उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो आप देखेंगे इस महाद्वीप में क्या थे, सोने के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले जो है क्या होगा, कुषाण थे। जहाँ जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या था, सोने के सिक्के जारी करने वाले इस महाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप, अन्य हिस्सों की बात नहीं कर रहे। कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग किया करते। इन सिक्के जिन्होंने जारी किए तो आप देखेंगे इसका व्यापारी उपयोग करते थे। अब बात कर रहे हैं सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था, क्योंकि सिल्क रूट क्या है, बहुत सारे दर्रों पहाड़ों जाते थे, उस समय ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम मार्ग का निर्यात होता था। आप देख सकते हैं इस रूप में ध्यान ही से। तो अब मानचित्र जो हमने दिखाया पिछले, आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, और रेशम रास्ते पर क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या समस्याएं आती थी। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कभी आपसे कि सिल्क रूट पर उस समय आज के मतलब सिल्क रूट क्या है, उस प्राचीन काल के सिल्क रूट के समय उनका आप देखेंगे क्या कि समुद्री मार्गों से निर्यात क्यों होता था और समुद्र के रास्ते रेशम में क्या क्या उन्हें सुविधाएं मिलती थी, क्या क्या समस्याएं आती थी, चर्चा कीजिए। या पूछा जाए कि प्राचीन काल में सिल्क रूट में जो है मैदानी या पहाड़ों से या सीधे सीधे रास्तों पर व्यापार क्यों नहीं होता था, ये भी देख सकते हैं। हम इसके बाद चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के प्रसार की, लेकिन अगले वीडियो में। हम यहीं इस टॉपिक के इस वीडियो को रोकेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इंद्राज सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक, लाइक एंड सब्सक्राइब, और बाकी आप पढ़ें, एंजॉय करें, साक्षर हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।